स्टूडेंट्स। बच्चों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से पहले हमने यूटिलिटी एनालिसिस का टॉपिक भी स्टडी किया हुआ है। यूटिलिटी एनालिसिस वाज बेस्ड ऑन वन रॉन्ग अजम्पशन दैट वाज कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कार्डिनल होती है, मतलब यूटिलिटी को 1 2 3 4 नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। बट प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने कहा ये गलत है। उनके अकॉर्डिंगली यूटिलिटी कार्डिनल नहीं होती, बल्कि यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल होती है। मतलब वी कैन कंपेयर और रैंक डिफरेंट कमोडिटीज इन अकॉर्डेंस विद द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम देम, बट वी कैनॉट नो द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं कोक, पेप्सी और लिम्का। जब अगर हम ये कहें कि कोक से हमें 10 यूटिलिटी के मिलते हैं और पेप्सी से 8 मिलते हैं, लिम्का से 6 यूटिलिटी के मिलते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। बट अगर हम ये कहें कि कोक हमारे लिए नंबर 1 रैंक पे है, पेप्सी सेकंड पे है और लिम्का थर्ड पे है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज ऑर्डिनल यूटिलिटी। और ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, कार्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड नहीं है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सम assumptions. First assumption is rationality, means consumer is rational, he wants to get maximum satisfaction. सेकेंड assumption है ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो कि मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया। थर्ड assumption है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लॉ ये बताता है कि कंज्यूमर जैसे जैसे किसी एक कमोडिटी की और यूनिट्स की कंजम्पशन करता जाएगा, उस कमोडिटी की हर अगली यूनिट लेने के लिए वो दूसरी कमोडिटी की जितनी यूनिट्स की को सेक्रीफाइस कर रहा था वो अमाउंट कम होती जाएगी। एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज दो कमोडिटीज़ का कम्बिनेशन हम ले रहे हैं, कमोडिटी एक्स का, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई। पहले जो कम्बिनेशन है, इधर कम्बिनेशन है ए एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट है, वाई की 20 यूनिट्स है। अब एक्स की एक और बढ़ाने के लिए वो वाई की 5 यूनिट छोड़ रहा है, एक्स की एक और के लिए वाई की 4 यूनिट्स, उसके अगली के लिए जो डी कम्बिनेशन है तो इसकी 4 और इसकी 8। मतलब पहले वो यहाँ पर अगर देखें 5:1 है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर 4:1 है, 3:1 है। ये अमाउंट हर बार जो है वो कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगली अजम्पशन है कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन। मतलब उसकी जो सिलेक्शन है वो कंसिस्टेंट है। मतलब इफ़ ए इज़ बेटर देन बी, देन बी एट द सेम टाइम बी कैनॉट बी सुपीरियर टू ए। दिस इज कॉल्ड एज अजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी। if A is superior to B, B is superior to C, then automatically A is superior to C. This is called as assumption of consistency. Next assumption is non-satiety. मतलब the consumer has not reached the level of maximum satisfaction yet. Therefore, more goods always give more satisfaction. More goods always give higher level of satisfaction. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। बेटा जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना वो इस शेप का होता है। अगर हम इधर एक्स कमोडिटी लें और वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी लें तो ये इंडिफरेंस कर्व इस ढंग से होता है। दिस इज एन आईसी। इस इंडिफरेंस कर्व पर अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं टू कमोडिटीज़ के, ए बी सी, ऐसे और भी कम्बिनेशन हो सकते हैं। हर कम्बिनेशन पर x की क्वांटिटी और y की क्वांटिटी अलग अलग है, x1 y1, यहाँ x2 एंड y2। बट हर कम्बिनेशन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है। ये आपने बात माइंड में रखनी है।
कि इट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। हर पॉइंट पर एक्स एंड वाई कमोडिटी के अलग अलग कम्बिनेशंस हैं, बट हर कम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिलता है। नो, व्हाट इज़ एन आईसी शेड्यूल? आईसी शेड्यूल एक टेबल होता है। ये टेबल दो कमोडिटीज़ के उन कम्बिनेशन को शो करता है जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। दिस इज आवर आईसी शेड्यूल। देखो यहाँ पर कमोडिटी एक्स है और इधर कमोडिटी वाई है, एंड दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। इसमें दो कमोडिटीज़ के एक्स एंड वाई के अलग अलग कम्बिनेशन हैं, बट हर कम्बिनेशन से लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम मिलता है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है बेटा कि इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है। आईसी शेड्यूल भी दो कमोडिटीज़ के उन कम्बिनेशन को शो करेगा जिनसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर। और इसी की अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें तो उसको इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो उसकी डायग्रामेटिक, इस आईसी शेड्यूल की डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। नाउ व्हाट इज इंडिफरेंस मैप? इंडिफरेंस मैप क्या होता है? जब हम एक ही इंडिफरेंस कर्व पर एक से ज़्यादा एक ही डायग्राम में एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करते हैं तो इसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। इस इंडिफरेंस कर्व मैप में हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब इस डायग्राम में तीन इंडिफरेंस कर्व हैं, IC1, IC2 एंड IC3। इसमें IC3 इज सुपीरियर टू IC2 एंड IC2 इज सुपीरियर टू IC1। मतलब अगर A और B पॉइंट्स को कंपेयर करें तो A और B दोनों पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, बट C पॉइंट पर लेवल सेटिस्फेक्शन A और B के कंपैरिजन में हायर है क्योंकि C पॉइंट इज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व IC2। सिमिलरली ये D पॉइंट और C पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, बट E पॉइंट और F पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन A, B, C, D पॉइंट के कंपैरिजन में इन दोनों पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि दिस इज ऑन हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। सो हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, and when more than one indifference curve are drawn in a single diagram, then this is called as indifference map. अगली चीज इसमें है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये लॉ हमने पहले पढ़ ही लिया है। तो इसमें सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है कि जैसे अगर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 5:1 है एक्स एंड वाई कमोडिटी का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई 5:1 है, इट मीन्स एक्स की एक क्वांटिटी लेने के लिए वो वाई की 5 यूनिट छोड़ रहा है, और इट मीन्स एक्स की एक कमोडिटी से जितना सेटिस्फेक्शन में उसको इंक्रीज आएगी उतनी ही सेटिस्फेक्शन में डिक्रीज आएगी वाई की 5 कमोडिटीज़ को छोड़ने से। मीन्स लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम वन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स इज द सेम एज level of satisfaction sacrificed by leaving 5 units of commodity Y. Law of diminishing marginal rate of substitution, जैसे पहले मैंने बताया, this law states that as consumer consumes more and more units of X commodity, he is willing to give up less and less units of the other commodity so as to remain at the same level of. This is the diagram of law of डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सेम डायग्राम है जो हमने इंडिफरेंस कर्व में भी करी हुई है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एन आईसी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की है कि इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हैव अ नेगेटिव स्लोप। इट कैन नेवर बी अपवर्ड स्लोपिंग। ये कभी भी अपवर्ड स्लोप नहीं हो सकता। ये कभी भी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी नहीं हो सकता, कभी भी पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस नहीं हो सकता। हमेशा ही ये नेगेटिव स्लोप का ही होगा। इसका रीज़न ये है कि एक इंडिफरेंस कर्व पर हर पॉइंट पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है, यानी कि चेंज इन यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो होती है।
अगर हम इंडिफरेंस कर्व को ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं तो ये जो दो ए एंड बी पॉइंट्स हैं ना, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ए एंड बी पॉइंट्स को कंपेयर करें तो बी पॉइंट पर दोनों कमोडिटीज़ की क्वांटिटी जो है वो ए के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली बी पॉइंट इज सुपीरियर टू पॉइंट ए बिकॉज इट कंटेन्स मोर क्वांटिटीज ऑफ बोथ द कमोडिटीज एक्स एंड वाई। सो अगर इंडिफरेंस कर्व हम अपवर्ड स्लोपिंग बनाते हैं तो ये गलत चीज़ प्रूव होती है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग नहीं हो सकता। सिमिलरली ये कभी भी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ए एंड बी को अगर कंपेयर करें अगेन बी पॉइंट इज सुपीरियर टू पॉइंट ए। सो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी नहीं हो सकता। सेम केस अप्लाई विद पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। तो इसमें भी बी पॉइंट इज सुपीरियर टू पॉइंट ए, क्योंकि बी पॉइंट पर ए के कंपैरिजन में एक्स की क्वांटिटी तो सेम है बट वाई की क्वांटिटी बढ़ गई है एंड मोर गुड्स गिव ऑलवेज गिव मोर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिव स्लोप का होगा। तो इसमें ए एंड बी पॉइंट्स को बेटा अगर हम कंपेयर करें तो एक्स की क्वांटिटी तो बढ़ गई है बट वाई की क्वांटिटी कम हो गई है। एक्स की क्वांटिटी के बढ़ने से सेटिस्फेक्शन बढ़ा है और वाई की क्वांटिटी के कम होने से सेटिस्फेक्शन कम हुआ है। तो सेटिस्फेक्शन में होने वाली इंक्रीज और डिक्रीज बराबर है, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव स्लोप। नेक्स्ट assumption इज इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये कभी भी कनकेव नहीं हो सकता, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ये हमेशा ही कन्वेक्स ही होगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की असम्पशन के कारण। अगर ये इंडिफरेंस कर्व हम कनकेव बना लेते हैं ना तो यहाँ पर MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो फॉल करने की बजाय इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। ये देखो डायग्राम में अगर हम देखें, इस डायग्राम को देखो कि x की हर अगली यूनिट के लिए इतनी बढ़ाने के लिए इतनी और इतनी इतनी बढ़ाने के लिए वो y की पहले इतनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा था y1 y2, फिर उससे ज़्यादा यूनिट सेक्रीफाइस कर रहा है, फिर उससे और ज़्यादा और उससे और ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज कर रहा है और ये हमारी अजम्पशन के अगेंस्ट है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी ये कनकेव नहीं हो सकता। इसी तरह से कांस्टेंट शो करता है MRS अगर ये स्ट्रेट लाइन हो। यहाँ पर x की हर बार इक्वल क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y की इक्वल क्वांटिटीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि इट इज़ ऑलवेज कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो कि हमने पहले डिस्कस कर। अगली असम्पशन है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट कट ईच अदर। ये हमने एक डायग्राम बनाई है और ये प्रूव करेंगे कि यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो उससे एक गलत चीज़ प्रूव होती है। जैसे यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व है IC1 और IC2। IC1 पर दो पॉइंट्स हैं, दोनों पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। पॉइंट A एंड B ऑन IC1 पॉइंट A एंड B आर इक्वल, ऑन IC2 पॉइंट A एंड C आर इक्वल। तो अगर A एंड B और A एंड C इक्वल हैं तो B एंड C भी इक्वल होंगे, है ना, बिकॉज ऑफ अजम्पशन ऑफ ट्रांजिटिविटी। बट डायग्राम में अगर देखा जाए B पॉइंट और C पॉइंट इक्वल नहीं है मतलब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो नहीं कर रहे हैं। B पॉइंट जो है वो C पॉइंट से बेटर है, सुपीरियर है, बिकॉज B पॉइंट पर x की क्वांटिटी तो सेम है C के कंपैरिजन में बट y की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है,
तो इसलिए बी एंड सी पॉइंट्स सेम यानी कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाले नहीं हो सकते। बट अगर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन वाले आ रहे हैं। यानी कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट करते हैं तो एक गलत चीज़ प्रूव होती है। इसलिए दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट इंडिफरेंस कर्व कैनॉट कट ईच इधर एक्सिस, कैनॉट कट नहीं बेटा, ये कैनॉट टच ईदर एक्सिस, किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। अगर ये टच करता है, जैसे ये IC1 इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर वाई एक्सिस को टच कर रहा है और ये IC2 इस बी पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये गलत है। इसका रीज़न ये है कि इंडिफरेंस कर्व की एक अजम्पशन होती है कि वी ऑलवेज परचेज ए कम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज़, है ना। बट अगर हम ए पॉइंट पर कंजम्पशन कर रहे हैं तो इट मीन्स हम एक्स कमोडिटी की 0 यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं, और अगर बी पॉइंट पर कंजम्पशन कर रहे हैं इट मीन्स वाई कमोडिटी की 0 यूनिट्स को परचेज कर रहे हैं। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे मतलब कभी भी किसी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकते। थर्ड, हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जी हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया हुआ था IC मैप वाले टॉपिक में। अगली अजम्पशन है दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे IC1 और IC2 एक दूसरे के पैरेलल है बट IC3 पैरेलल नहीं है। नाउ सम स्पेशल शेप्स ऑफ IC। वैसे तो बेटा हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व हमेशा कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन ही होगा जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल करता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और एल शेप IC भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन LAC तब होगा अगर दो कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर दो कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं तो उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व जो है वो ये स्ट्रेट लाइन वाला होगा, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है ना दो कमोडिटीज़ में, वो जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहने के कारण हर एक्स की हर अगली यूनिट के लिए वाई की सेम क्वांटिटी को वो सेक्रीफाइस करता है। इसलिए इस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो स्लोप है वो स्ट्रेट लाइन ही होगी। इसी तरह से कुछ स्पेशल केसेस में IC L शेप का भी हो सकता है। ये तब होगा अगर दो कमोडिटीज़ एक दूसरे की परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे की जगह पर यूज़ हो सकती हैं। मतलब इस सिचुएशन में उनका जो मार्जिनल रेट मतलब परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अगर वो दोनों इकट्ठे ही यूज़ होंगी तो उसको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। जैसे राइट शू एंड लेफ़्ट शू, है ना। अगर राइट शू और एक है और लेफ़्ट शू एक है तो कंज्यूमर को कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है। अगर राइट शूज़ हमारे पास दो हैं, लेफ़्ट एक ही है, तो उस एडिशनल राइट शू से कंज्यूमर को कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसको परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में उनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, इसलिए उनका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना दोनों कमोडिटीज़ के बीच में वो 0 होगा। और इस सिचुएशन में जो इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप का होगा, ये एल शेप का इंडिफरेंस कर्व होगा। अदरवाइज इन दोनों सिचुएशन को छोड़ दिया जाए, यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में और परफेक्ट कम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस को छोड़ दिया जाए, तो नॉर्मल सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऐसे इस शेप का ही होगा। ओके बेटा, तो ये आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, IC मैप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व।